नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात डेनमार्क वर्सेस ट्रंप, ग्रीनलैंड पर जंग की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का नया केंद्र बन चुका है आर्कटिक का विशाल द्वीप ग्रीनलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी पुरानी जिद दोहराई है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा कहना है ट्रंप का, और जरूरत पड़ी तो सैन्य बल का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस धमकी पर डेनमार्क ने अब बेहद कड़ा और दो टूक जवाब दे दिया है। साफ शब्दों में डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि हमारे सैनिकों को किसी ऊपरी आदेश की जरूरत नहीं है। आपको ये बताएं कि 1952 के कोल्ड वॉर दौर के नियम के तहत अगर कोई विदेशी ताकत, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ग्रीनलैंड या किसी भी डेनिश क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश करती है तो फिर सैनिक पहले गोली मारेंगे, फिर सवाल पूछेंगे, यानी पहले गोली फिर बोली। ये नियम 1940 में नाजी जर्मनी के आक्रमण के बाद बनाया गया। अब संचार व्यवस्था ठप थी और ठप होने से सैनिक समय पर आदेश नहीं पा सके थे। आज भी यही नियम पूरी तरीके से लागू है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो ये नेटो गठबंधन का अंत होगा। ग्रीनलैंड जहां सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, यहां पहले से ही अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। लेकिन ट्रंप पूरा कंट्रोल चाहते हैं ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड के लोगों पर, जमीन पर पूरी तरीके से कंट्रोल यानी नियंत्रण चाहते हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड के लोग आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, अमेरिका में शामिल होना नहीं चाहते। और यूरोपीय देशों ने भी डेनमार्क का साथ दिया, उनके समर्थन में खड़े हुए। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देशों ने यह कहा कि किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये सिर्फ धमकी है या फिर वाकई में युद्ध की नौबत आ सकती है? ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन सैन्य विकल्प भी खुले हैं। डेनमार्क का जवाब साफ है कि हम झुकेंगे तो नहीं, यानी डेनमार्क भी ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन अमेरिका ये साफ तौर पर कह रहा है कि बातचीत के रास्ते भी खुले हैं, लेकिन अगर सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ा तो उसमें भी हम सोच विचार नहीं करेंगे और फिर सीधे तौर पर यानी प्यार से या फिर कैसे भी कब्जा करेंगे। इसको लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं। इस मुद्दे पर आप लोग आए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन शुरुआत मैं DK गुप्ता जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि DK गुप्ता जी, हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो उनका वो कहते हैं ना कि अब वो खुले तौर पर कुछ भी कहते हैं या कुछ भी करते हैं, उन्हें रोकने वाला, उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है। इस बात को वो समझ चुके हैं। अब उनका निशाना ग्रीनलैंड पर है। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि पहले गोली चलेगी फिर पूछेंगे सवाल, यानी पहले गोली फिर बोली। किस तरीके से देख रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? मनीषा जी नमस्कार। पहले तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए, ग्रीनलैंड जो एक इश्यू रहा है, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ये अमेरिका के लिए 100 सालों पुराना इश्यू रहा है। वहां की जनता में एक उसके लिए वापो की स्थिति रहती है और वहां की जनता उसको चाहती है। और वहां के जो पॉलिटिकल एरेना में जो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिक हो, हमेशा इसको भुनाने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत में क्या हुआ, भारत में सब लोग चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो, वो चाहता था 370 हटे। क्यों नहीं अपना घर बना सकते वहां पे, हम क्यों नहीं अपना बिजनेस कर सकते? लेकिन मादा नहीं था। बहुत सारे प्रधानमंत्री भी आए, इवन बीजेपी के भी प्रधानमंत्री आए, मादा नहीं था। एक मोदी आए, उखाड़ के फेंक दिए 370 को। इसी तरह से बराक ओबामा चाहते थे, बिल क्लिंटन चाहते, जॉर्ज बुश चाहते थे, बिडेन चाहते थे, कि ये सारे लोग चाहते थे कि वेनेजुएला के मदुरो को हम लोग अरेस्ट कर लें। बिडेन का जरा सॉफ्ट कॉर्नर था उनके लिए। और उसके बाद जो है बाद में एक ट्रंप एक आए, जो कि उन्होंने उसको, अब देखिए ट्रंप का एक चुनावी वादा भी था, उन्होंने डिलीवर किया है। गवर्नमेंट में जब तक आप डिलीवर नहीं करते, आपकी जनता आपसे जुड़ती नहीं है। इसी का परिणाम इसमें ईरान में दिख रहा है। हम लोगों को डिलीवर नहीं कर रही है सरकार। जैसे कोलंबो में हुआ, ये सब यही नेपाल में हुआ। अब डिलीवर नहीं करेंगे तो इनका चुनावी मुद्दा। और 2019 के चुनावी कैंपेन में भी ट्रंप ने बोला था कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। और ग्रीनलैंड आज से नहीं, 1710 से मुद्दा है अमेरिका के लिए, 300 साल पुराना मुद्दा है। तो हमारे लिए न्यूज हो सकती है 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते की, लेकिन वहां के पॉलिटिकल एरिना में, वहां के डोमेस्टिक लोगों में उसकी एक जो है बिल्कुल मुद्दा है। तो
ट्रंप उसको भुनाना चाहते हैं। मिड टर्म पोल भी आना चाह रहा है। मिड टर्म पोल में अगर वेनेजुएला का दिखा सकते हैं अवन रोबुस्ट धाकड़ रूप, उसके तरफ ग्रीनलैंड का दिखाएंगे। ट्रंप पे 500% का उन्होंने पास कराने की कोशिश की है अभी। तो इन सब चीजों से पब्लिक में जा सकते हैं। जाने के बाद अगर 5 से 6% भी अगर वोट शेयर शिफ्ट होता है तो अंडर सोशियोलॉजी ये कहा जाता है कि 5 to 6% अगर वोट शिफ्ट हो गया। देखिए कनाडा में 4% सिख रहते हैं, लेकिन पूरे कनाडा की राजनीति प्रभावित करते हो। तो बिल्कुल। 5 से 6% अगर जो वोट अगर होता है वो किसी देश की राजनीति की सत्ता बदल देता है। ऐसे ही अभी केजरीवाल साहब दिल्ली में हुआ, 6% वोट शिफ्ट हुआ है और पूरी सत्ता बदल गई। तो वो चाहते हैं ताकि मिड टर्म में बने रहे। अगर मिड टर्म में अगर वो पीछे जाते हैं तो उनके लिए जरा सा इम्पीचमेंट वगैरह की भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है तो सर। सब मिला जुला के ग्रीनलैंड जो है एक बहुत ही इस समय स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिकली वायबल और बहुत सी एक कॉरिडोर बनेगा नेवल का अंटार्कटिका और ठीक है, अटलांटिक जीएस के सोढी बीच में। साहब जी का रुख कर लेते हो। जीएस सोढी साहब जी, मेटा फ्रेडरिक्सन जो कि न केवल धमकी दे रही हैं और उनकी इस धमकी को डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस भी लेना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि एक मजबूत चेहरा, राष्ट्रवादी चेहरा बताया जाता है उनको। उन्होंने कई ऐसे चाहे वो अरब प्रवासी के जो एंट्री है उस पर भी रोक उन्होंने लगाई। ऐसे तमाम फैसले उन्होंने लिए हैं जो कि उनका विरोध भी उनको झेलना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उनको आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने देश के हित में सबसे पहले सोचा, उन्होंने हमेशा अपने राष्ट्र के हित में सोचा। एक बार फिर से अगर ट्रंप ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, डेनमार्क की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी फिर से उनका एक सख्त रवैया जो है वो सामने आ रहा है। किस तरीके से देखेंगे? अगर हम फ्रेडरिक्सन की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो कितना ये होता हुआ नजर आता है और कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट तक अब ये बात जा सकती है, अमेरिका वर्सेस डेनमार्क की ये धमकी? जय हिंद मनीषा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। पिछले साल 31 अगस्त को मैंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था G3, जिसे मैंने लिखा था कि अमेरिका, चीन और रूस जो दुनिया की 3 महाशक्तियां हैं, इन्होंने अनौपचारिक तौर पे दुनिया को 3 भागों में बांट लिया है और ये एक दूसरे के भाग में कोई दखल नहीं देंगे। पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसमें वही चीज लिखी थी जो मैंने 31 अगस्त के लेख में लिखी थी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में लिखा था कि अमेरिका के दुश्मन ना रूस है ना चीन है, इन तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी इलाके हैं जहां पे ये काम करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की महान सफलता के बाद अब मन बना लिया है ग्रीनलैंड पे और ईरान पे। किसका नंबर पहले आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ग्रीनलैंड और ईरान दोनों ट्रंप के रडार पर हैं और इन दोनों देशों पे, इन दोनों जगहों पे जल्द कुछ होने वाला है। जहां तक ग्रीनलैंड की बात है, हालांकि मेट फ्रेडरिक्सन जो कि ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, वो काफी नेशनलिस्टिक हैं, राष्ट्रवाद हैं, बड़े बड़े बयान दे रही हैं, लेकिन उनके पीछे ताकत क्या है? उनके पीछे ताकत है नेटो। क्या नेटो डेनमार्क के साथ खड़ा होगा जब अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करेगा? बिल्कुल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि नेटो जानता है जो कुछ भी थोड़ा बहुत वो है वो अमेरिका की वजह से है। अगर अमेरिका के खिलाफ हो गया तो नेटो वैसे ही टूट जाएगा। दूसरी बात, डेनमार्क की सेना की नफरी कितनी है? महज 20,000। अमेरिका की सेना की नफरी 10 लाख है। बाकी चीजें हम नहीं काउंट करते, सिर्फ सैनिकों की नफरी में ही अगर बात को सीमित रखें तो किसी हाल में डेनमार्क अमेरिका के खिलाफ तैयार होने लड़ने के लिए बिल्कुल कैपेबल नहीं है। और अमेरिका के तो जो सैनिक है वो तो ग्रीनलैंड पे अपना अड्डा जमाए हुए हैं, उन्हें तो कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, जहां तक डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बयान है बिल्कुल सही है, उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री होते हुए ऐसे कठिन बयान देने चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन बयानों में कोई ज्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि ना नेटो से ना उनकी सैनिक शक्ति कुछ भी उनके बयान को ताकत दे सकती है। देखिए मनीषा जी, एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। 430 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं, जो कमजोर होते हैं बस देखते रहते हैं। आज के बाद दौर में भी ये बात सही और सटीक है, जिसके पास शक्ति है वो इस्तेमाल कर रहा है। आपने जीएस सोढी साहब नेटो का जिक्र किया, आपने कहा कि नेटो जो है वो दबाव में नहीं आएगा और ट्रंप की खिलाफत यानी अमेरिका की खिलाफत तो नहीं करेगा। तो फिर मेटा फ्रेडरिक्सन ये क्यों कह रही है कि फिर ये नेटो का अंत हो जाएगा अगर हमला होता है, या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति आती है, फिर गोलियां चलेंगी, बोली नहीं होगी यानी बातचीत नहीं होगी, तो फिर नेटो का भी अंत होगा? यानी एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश यहाँ पर जो पीएम है वो कर रही हैं, राष्ट्रपति जो है वो कर रहे हैं। देखिए मनीषा जी, बिल्कुल जब कोई इंसान डूब रहा होता है वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। ये जो ऐसे बयान आ रहे हैं,
नेटो के टूटने की बयान में दम है, क्योंकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करता है तो निश्चित है कि डेनमार्क तो नेटो से निकल जाएगा, और भी कुछ 8-10 देश नेटो से निकल जाएंगे, जैसे तुर्की है जो कि अमेरिका से नाखुश है, रूस की तरफ उनका झुकाव है। तो नेटो एक संगठन के तौर पे तो खत्म हो जाएगा, और इससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बार बार कहा है कि नेटो तो है ही अमेरिका की वजह से, नेटो तो कम पैसे दे रहा है, नेटो तो हमारे पैसे पे कर रहा है पूरा काम। तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को नेटो के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ट्रंप कॉलोनी जो मॉन्रो डॉक्ट्रिन के आगे ये इन्होंने दी है 4 दिसंबर की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में, उनमें उन्होंने साफ देखा कि अमेरिका का वर्चस्व है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ईस्टर्न हेमिस्फीयर से कोई मतलब नहीं है, यूरोप में क्या हो, ताइवान में क्या हो, भारत में क्या हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर से मतलब है। ठीक है, डीके गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। डीके गुप्ता जी, डेनमार्क कभी झुकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी देखा, जर्मनी डेनमार्क के कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने देखा, यानी डेनमार्क जो है वो अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता है, चाहे कितनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए। अगर ट्रंप इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं तो उन्हें सोचने की जरूरत है क्या? देखिए, जो पार्ट डेनमार्क का है वहां के जो पीएम का वो कर रहे हैं, और रही बात शक्ति संतुलन का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक झटके में डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका ले लेगा, क्योंकि वहां के 16,000 सैनिक हैं और उसका खुद का एक बेस है, और पूरे डेनमार्क ग्रीनलैंड में उसको ऑपरेट करने की परमिशन है। पहली बात। दूसरी बात है कि मैं एक एज ए एक्सपर्ट, हम लोग कभी सपोर्ट नहीं कर सकते कि डेनमार्क खुद एक उसको कॉलोनी बनाए हुए था। किसी देश को आप पहले कब्जा करते हो और आप दूसरे को दुहाई देते हो कि दूसरा ना कब्जा कर ले। इसमें पूरे विश्व परिपाटी को कभी भी इस चीज का सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि आज उन्होंने कब्जा कर लिया, कल मैं कब्जा कर लूं, फिर परसों उसके बाद रसिया स्ट्रांग हो, रसिया कब्जा कर ले। किसी देश की स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे देश, हर देश का संप्रभुता बनी रहनी चाहिए। आज डेनमार्क अगर इस तरह से बातें करा, तब मैं इसी को स्टडी कर रहा था कि डेनमार्क जो पहले 1721 में उसको कब्जा किया, कॉलोनी बनाया, जैसे हम कॉलोनी थे ब्रिटिश के, आज उसके बाद उसको ठीक है, उसको ऑटोनॉमी मिल गई है, उसके खुद के पीएम है ग्रीनलैंड के। तो एक ठीक है, आज के एरेना में वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, वो अच्छी बात है कि उससे शुरुआत एक अच्छी होगी, ताकि जो है अमेरिका ऐसे डायरेक्टली इंटरवेंट किसी में नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को हम लोग सपोर्ट भी नहीं कर सकते। हम लोग को चाहे ईरान में है, ईरान का भी मैं जस्ट दूसरे न्यूज चैनल पे था, मैं बोला कि ईरान में चाहे जो भी हो रहा, मैं उसका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी जमहूरियत को ही सपोर्ट कर सकता हूं एज ए एक्सपर्ट, एज ए पैनलिस्ट। हम लोग जमहूरियत को ही सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे हमारा भारत देश हो, चाहे ईरान देश। तभी दुनिया में खुशहाली आएगी, व्यापार बढ़ेंगे, लोगों का एक दूसरे के आना जाना होगा।